पिंपरी चिंचवड शहर जिला मुस्लिम जमात की ओर से यहाँ पे हमने एक अच्छा प्रोग्राम लिया हुआ है, संविधान सुरक्षा सम्मेलन। हालांकि हम आज तक सुनते आ रहे हैं संविधान सम्मान सम्मेलन होता है, संविधान की बात की जाती है, किताब दिखाई जाती है और संविधान खतरे में है और उसे बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो मैं पिछले 33 सालों से अम्बेडकराइट कार्यकर्ता हूं। अम्बेडकराइट कार्यकर्ता होने की वजह से संविधान मुझे कितना प्यारा है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब पढ़ना नहीं आता था तब से संविधान हमें प्यारा है, पढ़ने के बाद कितना प्यारा रहेगा। तो फिर हमारे दिमाग में एक बात हो रही थी कि संविधान के सम्मान की बात हो रही है, मगर संविधान के अंदर जो भारत है उस पर बात क्यों नहीं हो रही। और संविधान के अंदर जो भारत है उसमें आज पीड़ित सबसे ज्यादा अगर कौन है तो वो सभी माइनॉरिटी है और सभी माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा मुसलमान है। उस पर संविधान सम्मेलन में क्यों बात नहीं हो रही। काफी सोच विचार करने के बाद हमें यह पता चला कि शायद उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां रहेंगी, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाहट लेते हुए बात करते रहेंगे संविधान की। मगर हमें तो कोई डर नहीं है, हमें तो कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम अपनी बात पूरी तरह से खुलकर रख सकते हैं और इसीलिए संविधान सुरक्षा सम्मेलन हमने यहाँ पे किया। सुरक्षा शब्द यहाँ पे बहुत अहम है। मेरे बाद जो वक्ता इसमें बात रखने वाले हैं वो नेशनल लेवल के बड़े वक्ता हैं और संविधान की जानकारी रखने वाले। जयदेव गायकवाड़ साहब जो यहाँ पे बैठे वो सिर्फ विधायक नहीं है, और वो सिर्फ एडवोकेट भी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन संविधान लिखते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को क्या क्या अड़चने आई थी उन सब पर उनकी एक 300 पन्नों की किताब है। इतने वो बड़े उसमें माहिर है, वो अच्छी तरीके से बात रखेंगे। और उनके भी बाद में जो हमारे आज के उद्घाटक है, हमारे जो मुख्य मेहमान है अब्दुल रहमान साहब, वो और अच्छी तरीके से बात करेंगे। आज तक की जितनी भी कुर्बानियां है इस दशक की या इस 50 साल की, वो सबसे बड़ी कुर्बानी अब्दुल रहमान साहब ने दी थी संविधान को बचाने के लिए। जिस पद का ख्वाब देखते हैं और दो पीढ़ियां ख्वाब देखते हैं। बच्चा सोचता है मैं आईपीएस बनूं, बच्चे के माँ बाप सोचते हैं मैं आईपीएस बनूं, मेरे बेटे को आईपीएस बनूं। आईपीएस होने के बाद, और सिर्फ आईपीएस नहीं, सीनियर लेवल के पुलिस ऑफिसर होने के बाद, महाराष्ट्र के एडीजी होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि संविधान खतरे में। सिर्फ मुसलमान नहीं, संविधान खतरे में है और संविधान को खतरा पैदा कर मुसलमानों पर जाति करने की कोशिश हो रही है और भारतीय लोगों का, माइनॉरिटी का जो फंडामेंटल राइट है उसे नकारा जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपने नौकरी का कुर्बानी दी है। ये सबसे बड़ी बात है और वो यहाँ पे बात है। तो मैं संविधान के बारे में या उनके जो हमारे मौलिक अधिकार है उसके बारे में मैं सिर्फ हाईलाइट में बात करना चाहता हूँ और उनको एक अच्छा रास्ता तैयार हो जाए इसके लिए मैं पहली कोशिश करता हूँ। हम जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान के पहले भारत क्या था ये हमें देखना पड़ेगा और बहुत पहले जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ 1947 से पहले जो राजनीति इस देश में चल रही थी उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस देश का बंटवारा हो जाए और ये देश धार्मिक आधार पर बटे, ये बात बैरिस्टर जिन्ना इनकी सिर्फ नहीं थी, सावरकर की भी थी।
जिसे द्विराष्ट्र की थ्योरी कहा गया, टू नेशन थ्योरी, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से किया कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान हो जाए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान हो जाए, या जो भी उनका नाम है वो हो जाए। बड़े कोशिशों के बाद जिन्ना अपना पाकिस्तान ले सके, और जो भी भारत का विभाजन करने वाले लोग थे, जो कट्टरपंथी थे, उसमें से एक तबका जो है वो पाकिस्तान में चला गया। लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में रह गया, क्योंकि भारत को वो अपना वतन मानते हैं, और भारत के आजादी के लिए, जंगे आजादी के लिए क्या क्या मुसलमानों ने कुर्बानी दी, ये यहां किसी को बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान तैयार हो गया, लेकिन मुसलमान उधर नहीं गया। इस बात से सावरकर या हिंदू राष्ट्र की थ्योरी चलाने वाले लोग जो है वो बौखलाहट में थे 1947 की बात है। और उसके लिए फिर से उन्होंने मुसलमानों को डराने के लिए जो भी कट्टरपंथी लोग हैं, हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी लोग हैं, उन्होंने देश भर में दंगे कराए गए। 1947 में दंगे कराए गए, ये मुसलमान डर के भाग गए। लेकिन मुसलमान किसी से डरता नहीं, मुसलमान यहाँ पे टिका हुआ और उलझन में आ गए, और उनको कोई आम सहमति नहीं मिल पा रही थी। उनका सबसे बड़ा दुख क्या था कि उनको गैर मुसलमानों की सहमति नहीं मिल पा रही थी कि मुसलमानों को इस देश से निकाला जाए, क्योंकि यहाँ के हिंदू, यहाँ के सिख, यहाँ के दलित मुसलमानों के साथ में इस देश में चैन और अमन के साथ में रहना चाहते थे, रहना चाह रहे, और आगे भी रहेंगे। और 1947 में जब बंटवारा होने के बाद भी हमको आम सहमति नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से जो हिंदू राष्ट्र की मांग रखने वाले लोग थे, हिंदू राष्ट्र की, वो अपने खुराफती कामें करते रहे, लेकिन उनको कोई साथ नहीं दे रहा। उसके बाद में 1947 के बाद में इस देश ने एक दस्तूर लिखने का काम किया। दस्तूर क्यों लिखा गया? क्योंकि इस देश में, जैसे मैंने कहा, किसी एक जाति एक धर्म के लोग नहीं है। मेरी एक जाति है, मेरा एक धर्म है, मेरा एक कल्चर है, और मेरा एक प्रांत है। आपकी एक जाति है, आपका एक धर्म है, आपका एक कल्चर है, आपका एक प्रांत है। स्टेज पे बैठे हुए लोगों का एक जाति, एक धर्म है, एक प्रांत है, एक कल्चर है। हर किसी का अपना अपना कल्चर है, धर्म है, जाति है और संस्कृति है। ऐसे भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग, भिन्न भिन्न धर्म के लोग कैसे एक साथ चलेंगे? तो फिर उस वक्त के इंटेलेक्चुअल लोगों ने सोचा कि हम देश का भी एक धर्म, संस्कृति, भाषा और एक एरिया हम बनाएंगे, और उसके लिए उन्होंने संविधान को बनाया। आज संविधान में अगर हम पहला पन्ना पढ़ते हैं तो वहां पे कोई भी किसी भी जाति, धर्म, मजहब का नहीं है। वहां पे शुरुआत होती है हम भारत के लोग, और इसका, इस शब्द का, इस शुरुआत का सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया रहेगा तो उन्हीं कट्टरतावादी लोगों ने किया था, जो देश के टुकड़े करना चाहते और जो सफल नहीं हो पा रहे। और इसलिए भारतीय संविधान को तोड़ने की साजिश, संविधान को तोड़ने की साजिश 25 नवंबर
1949 से अब तक चल रही। जिस दिन संविधान दिया उसी दिन से उसका विरोध चल रहा है, और उसी के दायरे में जो 1930 से उनका मूवमेंट चल रहा था, 1930 से जो 1947 में भी कामयाब नहीं हो पाया, 1950 में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि 1950 में तो देश एक सेक्युलर राष्ट्र के तौर पे आगे आ गया। तो वो अभी भी उसी मुद्दे पे कायम है, और वही लोग आज देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए उनका सबसे पहले टारगेट जो है वो माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी के दिल में खौफ पैदा करने की हर एक कोशिश वो कर रहे हैं। माइनॉरिटी को डराने की हर एक कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की हर एक कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं कोशिशों के लिए ये जो 9 मुद्दे आज हमारे सामने रखे गए हैं उस पर वो काम कर। किसी को बताने की जरूरत है, वक्फ की जमीनें जो है वो मुसलमानों के हक और अधिकार की जगह है, ये किसी को बताने की जरूरत है, किसी की नहीं। फिर भी वो उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। फिर भी मैं और एक बात यहां पे रखना चाहता हूं कि संविधान में जो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यहां पे ली हुई है, सोशल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसमें हमारे नुमाइंदे अगर आप नहीं होंगे तो हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा, हमारे लिए बहस कौन करेगा, और हमारे विकास के लिए या हमारे एट्रोसिटीज के लिए कौन सदन में बोलेगा, कौन विधानसभा में बोलेगा, ये सब बातें सोचने लायक है। देश को हम देख रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी थी पहले, एक जो आज भी है, वो एक शब्द यहां पे किया गया अभी मेरे पहले, इस्लामोफोबिया वो चला रही है। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का वो काम कर रहे हैं, और उसी के लिए वो किसी भी हालत में राजनीति में, सत्ता में मुसलमानों की कोई भी भागीदारी न हो, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं और माहौल तैयार कर रहे हैं कि जो मुसलमान का साथ देगा उसको भी हम घर पे बिठा देंगे। इस पर एक अच्छी किताब, बहुत सक्सेसफुल किताब अब्दुल रहमान साहब ने लिखी हुई है, वो बताएंगे उसमें। आज आपने देखा है महाराष्ट्र में विधानसभा में या लोकसभा में मुसलमानों का जो प्रतिनिधि परसेंटेज है वो गिरता जा रहा है, और ये संविधान के लिए सबसे खतरनाक चीज है, धोखा देने वाली चीज है। हमारे माइनॉरिटी के या किसी भी उपेक्षित समाज के प्रतिनिधि अगर सदन में नहीं होंगे तो ये सोशल डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, इस बात पे हमें देखना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग के लिए हो या हेट स्पीच के लिए हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 10-10 बार कह रही है कि आप कानून बनाओ, मगर मौजूदा हुकूमत वो कानून नहीं बना रही। कई सारे मामले हैं, कई सारे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पे हमें अगर किसी से सुरक्षा है तो वो संविधान से है, संविधान के कानून और कायदे से है, और उसी को तोड़ने की साजिश की जाए। इसे हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, कम से कम आपस में बैठ के बातचीत होनी चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, इसका फैसला करने से पहले हमें इकट्ठा बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पिंपरी चिंचवड़ से ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन का प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिया हुआ है। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि पिंपरी चिंचवड़ शहर में इतने बड़े मुद्दे पे लोग जमा हो सकते हैं क्या, लोग आ सकते हैं क्या,
लोग सुन सकते हैं क्या, लोग बातचीत कर सकते हैं क्या, ये सवाल कई लोगों ने खड़े किए कि ये पिंपरी चिंचवड का मिजाज है क्या कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन जैसी चीजें यहाँ पे आप ले रहे हैं और वो कामयाब हो सकती है, 2 घंटा 3 घंटा हमारे लोग बैठ के सुन सकते हैं क्या। इस पर कई सारे शक पैदा किए थे, बराबर ना, लेकिन आप सब ने उसको एक करारा जवाब दिया है। मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अशाच काही नवीन बातम्यांच्या अपडेटसाठी आपण पाहत रहा रिपब्लिकन आवाज न्यूज।